हेलो बच्चों। तो हमने चार्ज के बारे में देख लिया था कि चार्ज क्या होता है, कैसे डेवलप होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हमने इलेक्ट्रिफिकेशन पढ़ लिया जिसमें हमने किसी भी इंसुलेटर पे चार्ज को डेवलप कर लिया। उसके बाद आता है क्वांटाइजेशन। मतलब ये है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ नंबर ऑफ चार्जेस आ गए तो नंबर ऑफ चार्जेस जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। मतलब चार्जेस जो होंगे वो हमेशा इंटीजर में होने चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें कुछ चार्जेस यहाँ पे आ गए हैं ऐसे, तो ये जो चार्जेस होते हैं ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करते हैं। टोटल चार्ज जो होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम टोटल चार्ज निकालने के लिए पहले हम ये देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज इतना होता है। अब यहाँ पे 3 3 6 to 8 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 है। तो हम यहाँ पे टोटल चार्ज निकालेंगे तो 8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कर देंगे। तो ये आ जाएगा 12.8 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम। तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल चार्ज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। और ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना चाहिए। तो जो क्वांटाइजेशन का रूल है वो यही कहता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे वो एक इंटीजर होगा। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, ये एक फॉर्मूला बनता है। प्लस है पॉजिटिव चार्जेस के लिए, निगेटिव है माइनस चार्जेस के लिए, निगेटिव चार्जेस के लिए। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज के लिए प्रोटॉन है, और ये हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा। मतलब अगर कहीं आपने n की वैल्यू निकाला और आ गया 2.5 तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। n की वैल्यू हमेशा इंटीजर होनी चाहिए, जैसे 1 3 5 8, ठीक है ऐसा। और ये है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये होता है क्वांटाइजेशन का रूल। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। उसके बाद आता है प्रोसेस इंडक्शन का। देखिए हमने इंसुलेटर के ऊपर चार्ज को डेवलप कर लिया, लेकिन अगर हमें कंडक्टर के ऊपर चार्ज चाहिए, किसी एक टाइप का चार्ज, तो वो कैसे करेंगे? तो वो प्रोसेस कहलाता है इंडक्शन। इंडक्शन इज द प्रोसेस टू डेवलप वन टाइप ऑफ चार्ज ऑन एनी कंडक्टर। और इंडक्शन जो होता है वो तब हो पाता है जब किसी भी कंडक्टर के अंदर विदाउट एनी कॉन्टैक्ट चार्ज डेवलप हो जाए। तो हम इंडक्शन का प्रोसेस ऐसे समझेंगे कि अगर कहीं भी किसी कंडक्टर में चार्ज डेवलप हो रहा है, वो किसी और की वजह से हो रहा है लेकिन विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन। जब भी कोई चेंज होता है कहीं पे और वो फिजिकली कोई कॉन्टैक्ट ना कर रहा हो, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट अगर उसमें चेंज हो रहा है, तभी उसको बोलेंगे इंडक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, कोई कंडक्टर हो सकता है या इंसुलेटर भी हो सकता है, वैसे कंडक्टर ही होगा जिसके ऊपर ये चार्जेस हैं प्लस। और हम एक स्फेरिकल बॉल लेते हैं जो कि कंडक्टिंग है, परफेक्टली कंडक्टिंग है। इसको हम एक इंसुलेटेड स्टैंड पे रख देते हैं। ये जो है ये इंसुलेटेड है और ये हमारा कंडक्टर है। जैसे ही इस रॉड को हम इसके पास लेके आएंगे, इसके अंदर जो निगेटिव चार्जेस होंगे, क्योंकि ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये जो निगेटिव चार्जेस हैं वो इस साइड में आके एक क्लाउड बना लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो जितने भी यहाँ पे चार्जेस रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेंगे उतने यहाँ पे निगेटिव चार्ज अपने आप आ जाएंगे। ठीक है।
तो अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज आए हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जितने यहाँ पे निगेटिव चार्ज उतने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि निगेटिव चार्ज अपने न्यूक्लियस को छोड़ के आया होगा, तो इधर वहां पे पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब है इसमें और इसमें कोई भी फिजिकली कांटेक्ट नहीं हुआ, मतलब हमने उसको टच नहीं कराया, लेकिन फिर भी यहाँ पे चार्ज डेवलप हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि इस स्फीयर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चार्ज बचे, पॉजिटिव चार्ज ना हो। तो हम यहाँ पे दो प्रोसेस कर सकते हैं, या तो आप इसको टच कर लिए, इस साइड में हम अपनी उंगली लगा देंगे, अपने फिंगर से इसको टच कर लेंगे, तो ये सारा चार्ज हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। या फिर इस साइड को हम अर्थिंग कर देंगे, तो अर्थिंग करने से ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और बचेगा निगेटिव चार्ज। तो ये जो निगेटिव चार्ज होगा वो इवनली स्प्रेड हो जाएगा हर जगह इस तरीके से। मतलब ये है कि जितने भी निगेटिव चार्ज बचेंगे वो कंडक्टर के ऊपर इवनली स्प्रेड हो जाएंगे चारों ओर। इवनली का मतलब हर जगह सेम टाइप की डेंसिटी होगी, कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि निगेटिव चार्ज का डेंसिटी ज़्यादा हो। ठीक है, इवनली स्प्रेड होने का मतलब यही होता है कि चार्जेस जो हैं हर जगह बराबर मात्रा में स्प्रेड हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रोसेस को इंडक्शन बोला जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो जो मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमें पढ़ना है वो है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अगर दो चार्जेस कहीं रखे हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं कोलम्बियन फोर्स, और इस लॉ को बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। तो इसमें होता क्या है कि एक चार्ज हमारे पास रहता है Q1 का और एक चार्ज हमारे पास रहता है Q2 का, और इनको कहीं स्पेस में रखा जाता है और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो r होगी। Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या तो दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, या तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है। इन दोनों को स्पेस में कहीं रखा गया और उनके बीच की डिस्टेंस r है। तो कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, तो जितना जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स की वैल्यू दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि पहला बात तो ये कि ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं और जो फोर्स की वैल्यू होती है वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो कांस्टेंट हो जाएगा स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और इस k की जगह पे हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है, मतलब मेन फॉर्मूला हमारा यही है। उसके बाद इस फॉर्मूले में ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसका नाम ही होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। उसके बाद ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये कहलाता है परमिटिविटी ऑफ एयर और स्पेस। देखिए परमिटिविटी का मतलब क्या है, जब भी हम इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे तो किसी मीडियम में करेंगे, तो इस मीडियम का परमिटिविटी है ये, मतलब उस मीडियम से इन दोनों के फोर्स का जो इंटेंसिटी है वो किस तरह से ट्रेवल करेगा। यहाँ से ये वाला जो चार्ज है इस पे फोर्स लगाएगा, तो वो जो फोर्स होगा इस मीडियम से ट्रेवल करता हुआ जाएगा ना, तो ये मीडियम उस फोर्स के साथ किस तरह से बिहेव करेगा वही होती है परमिटिविटी, कितना उसको परमिट करेगा। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। तो अगर हम यहाँ पे ये देखें कि अगर हम स्पेस या एयर के अलावा, एयर या स्पेस में होगा तो इतनी वैल्यू होगी, लेकिन अगर एयर या स्पेस के अलावा कोई और मीडियम ले लें तो हम वहां पे एप्सिलॉन लेंगे, तो ये कहलाएगा परमिटिविटी ऑफ
एनी मीडियम, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम निकालते हैं ER, जो कि कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको, इस रेशियो को हम लोग K से भी डिनोट करते हैं, जो कि कहलाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब है रेशियो ऑफ परमिटिविटीज, ठीक है, मतलब दोनों की परमिटिविटी का जो रेशियो होगा वो रिलेटिव परमिटिविटी कहलाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखने में तो लग रहा है कि ये रेशियो है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम्स। हर एक मीडियम का अपना अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, और वो ये बताता है कि वो उस मीडियम पे किस तरह से बिहेव करेगा। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है तो इनके बीच की जो फोर्स की इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब अगर यहाँ से हम एप्सिलॉन की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट। तो अब जो हमारा फॉर्मूला बनता है नया फोर्स का किसी मीडियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 अपॉन में R²। तो अगर कोई मीडियम ले लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं। और जब हम इसमें एप्सिलॉन की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ से इसको रख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन में R²। तो F की वैल्यू हो जाएगी 1/K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। तो ये जो नया फोर्स है इसको अगर हम F डैश से डिनोट करें तो F डैश इक्वल टू हो जाएगा F बाई K। मतलब अगर हम कोई मीडियम ऐसा ले लें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू K है, तो जो फोर्स होगा वो K टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। मतलब फोर्स की वैल्यू कम हो जा रही है जब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पुट कर रहे हैं। और जब हम एयर और स्पेस लेते हैं, तो यहाँ पे K की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए यहाँ पे K दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसको इतना रिवाइज करिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।